नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने सोमवार को इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के लिए हामी क्यों भर रही है और ओबीसी की लिस्ट पर समर्थन फिर जातिगत जनगणना से किनारा क्यों कर रही है। बीजेपी और क्यों इस पर जोर दे रहे हैं बाकी दल, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सीधी बात यह है कि बीजेपी को जातिगत आधारित जनगणना से परहेज क्यों है, इसे जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 30 साल पहले की वो रथ यात्रा जो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए निकाली थी। कहने को तो आडवाणी की ये रथ यात्रा राम मंदिर का माहौल बनाने के लिए निकाली गई थी, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने इसका छुपा हुआ मकसद सिर्फ ये माना कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर जो बड़ा दांव खेला था, रथ यात्रा का मकसद उसके राजनीतिक असर को कम करना था। आडवाणी की रथ यात्रा के 30 साल बाद एक बार फिर से सियासत में 360 डिग्री पूरी तरह से सियासत घूम गई है। उज्जैन और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इधर जाति राजनीति बहस भी पूरे केंद्र में मुख्य मुद्दा बनी हुई है। पिछले महीने इस दिशा में अहम कदम उठाया जब ओबीसी बिल को संसद के दोनों सदनों में हरी झंडी मिल गई। इस कानून में अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को दिया गया। ओबीसी की लिस्ट पर बीजेपी को कोई परहेज, बिल्कुल भी तरह से परहेज नहीं है, लेकिन जाति जनगणना से परहेज क्यों है, जबकि यह बीजेपी का पुराना स्टैंड रहा है। इससे पहले बीजेपी इसके समर्थन में थी। आखिर बीजेपी का रुख अब क्यों बदल गया? तब जो पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में इतनी मुखर थी, उसी पार्टी की सरकार न सिर्फ जाति जनगणना कराने से इनकार कर रही है, बल्कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और जातियों को एक नए सिरे से गिनती की गई, उसके आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ दूसरे सवालों के जवाब भी हमें तलाशने होंगे। मसलन, क्या ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी के बढ़ने या घटने का असर मौजूदा राजनीति समीकरणों पर पड़ सकता है? और जिस बीजेपी ने ओबीसी जातियों की राजनीति को एक नई धार देकर सत्ता के कई जिताऊ फॉर्मूले तैयार किए हैं, उसमें छेद लगने की संभावना है। जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के असर का संभाल पाना सरकार को टेढ़ी खीर लग रही है। क्या संसद से सड़क तक और सड़क से कोर्ट तक क्या सरकार के सामने आरक्षण का नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा? और इन्हीं सवालों को जवाब आज हम इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ और रवि सक्सेना कांग्रेस से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवाते हैं इस पूरे मसले को लेकर के कि क्या कुछ बयानबाजी इसको लेकर के हुई है। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। तो कई नेताओं ने पीएम से मुलाकात की है और उन मुलाकात के बाद ये तमाम सवालात भी निकल करके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ रवि सक्सेना नेता कांग्रेस से, नेहा शालिनी दुआ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रही हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल रवि सक्सेना जी आपसे है कि आखिर इस तरह से मुलाकात हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो गई है, आश्वासन मिला है, अभी भी आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसे पूरा देश जानता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है,
बताते कुछ हैं और आखिर में उसके परिणाम कुछ और निकल के आते हैं। तो इसीलिए लोगों को संशय होता है, इनकी बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता है कि भाई आपने जब बुला लिया, आप खुद उसके समर्थन में थे कि जात के आधार पर जो है जनगणना होना चाहिए, तो उसको कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। कम से कम ये तो मालूम पड़ जाएगा ना कि कितने पिछड़े हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने कायस्थ हैं, कितने हरिजन हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने हमारे दूसरे अन्य समाजों के लोग हैं, कितने अन्य धार्मिक लोग हैं, उन सबका गणना हो जाएगी। तो आपके पास एक डेटा तो आ ही जाएगा ना। और ये जाति के आधार पर ही नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको जो देश की योजनाएं है उसमें बनाने में भी आपको सहायता प्राप्त होगी कि भाई इस वर्ग के लोग, इस समाज के लोग, इस जाति के लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनका आर्थिक आधार जो है इतना कम है और इनको कितनी आवश्यकता है सरकारी इमदाद की, वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें नानुकुर कर रही है, इससे अपने कदम पीछे खींच रही है, तो निश्चित रूप से ये एक मैं कहता हूं शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल। नेहा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। नेहा जी, जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चुनावों को लेकर बात करें, तो जातिगत जो फॉर्मूला तैयार किया, एक समीकरण तैयार किया है, क्या जब ये जातिगत का आरक्षण का जो मुद्दा उठाया गया और उसके अलावा जनगणना की बात कही गई, जनगणना को लेकर के सरकार का पक्ष क्लियर क्यों नहीं है? क्या उसे ये डर है कि अगर जनगणना होती है तो जो एक फॉर्मूला जातिगत तैयार किया है उसमें सेंध लग जाएगी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये विधायक पास अभी किया पार्लियामेंट में, तो सभी खुश थे, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, तभी इसको पास किया, इस बिल को पास किया गया। आज जब ये विरोध कर रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा जा रहा है कि इसके विरोध के नाम पे विरोध करना है। उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये वाला बिल जो भाजपा लाई है और उसने इसे पास करा दिया है आरक्षण को लेके, तो यहाँ पर ये जो मतगणना जनगणना का बिल है, इसमें लोगों को ये लगेगा कि ये तो भाजपा कब से, हम बाकी पार्टियां कैसी आ रही हैं लेकिन भाजपा ने तो कर दिखाया है। तो यहाँ सिर्फ विरोध बात पे किया जा रहा है। अगर इनको विरोध करना था तो आज चैनलों पे बैठ के क्यों कर रहे हैं? आज ये की वाली बातें क्यों कर रहे हैं? हम नेहा जी आरक्षण ओबीसी आरक्षण का विरोध बात अलग है। ये बात जनगणना को लेकर चल रही है कि जनगणना जो की जाए उसमें सभी वर्गों की, इन्हीं के हाथ में, बिल्कुल इन्हीं के हाथ में छोड़ा है ना कि आपको जिस जाति को जोन सी उसमें कैटेगरी में डालना है, ये हर राज्य के हाथ में, हमने अपने में तो रखा ही नहीं है। आप समझ नहीं आ रहा, जब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया कि आपको, मतलब जैसे वही वाली बात हुई जब पहले भी राज्य सरकारों के हाथ में दिया गया था कि भाई आप अपने एरिया में, अपने राज्य में टीकाकरण करिए, कोविड का इंजेक्शन लगवाइए, तब भी सारे जितने भी भाजपा शासित राज्य उसने अच्छा टीकाकरण किया। जितने भी भाजपा शासित राज्य नहीं है उन्होंने सिर्फ वहां राजनीति की, लोगों को टीका नहीं लगवाया, टीके वेस्ट किए। लोगों ने देखा है कि राजस्थान में भी टीके वेस्ट हुए, जमीन में गाड़े गए, पंजाब में भी ब्लैक पे बेचे गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेचे गए, सरकारी हॉस्पिटलों से हटा के। तो हार के जो है इस बात का काम जो है वो वापस केंद्र सरकार को लेना पड़ा कि सभी को टीकाकरण अब हम ही देंगे। चलिए रवि जी, जब सरकार कह रही है कि आप अपने स्तर से अपने अपने राज्यों में कराइए, फिर क्या दिक्कत है? फिर इस पूरे मामले को क्यों तूल पकड़ाया जा रहा है कि 10 लोग 12 लोग 10 दल मिलकर के प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, फिर उसको मीडिया के बीच लाते हैं? नहीं, मुझे लगता है नेहा जी सब्जेक्ट से अलग नहीं है, वो समझ नहीं पा रही हैं कि आपने सब्जेक्ट क्या रखा है। आप अभी जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं और वो आरक्षण की बात कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको समझ पड़ रही है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने आरक्षण की बात की है तो निश्चित रूप से वो आरक्षण के लिए सही कह रही हैं कि आरक्षण में किसको कितना आरक्षण देना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। आपके यहाँ जितने भी लोग जिस रेशो में है उनको उनके हिसाब से आप उनको आरक्षण दे दीजिए। पर जातिगत जनगणना का जो काम है वो केंद्र सरकार करती है और इसीलिए सारे दल प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं। तो ये इनको समझना पड़ेगा नेहा जी को
कि वो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, वो जातिगत आरक्षण की बात नहीं हो रही है। जातिगत आरक्षण एक अलग बात है और जातिगत जिसे कहने के लिए जनगणना है वो एक अलग मुद्दा है। कि जातिगत जनगणना की बात हो रही है इस समय, और जातिगत जनगणना करने का काम वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। कौन सी जाति है वो ओबीसी है कि कौन सी है, तो आप लोगों के नेहा जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेहा जी की आवाज सही से नहीं आएगी। जी हेलो जी नेहा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको क्लियर नहीं हो पा रही है एजेंडा, जब और या फिर क्लियर है लेकिन जनता को गुमराह करना है। मुझे लगता है नहीं मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रही हैं। ये जनगणना की बात हो रही है, आरक्षण की बात नहीं हो रही है। जब आप आरक्षण की बात कर रही हैं तो एक अलग मुद्दा है, और जातिगत जनगणना की बात है वो एक अलग मुद्दा है। इसीलिए लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं गए हैं प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, ये राज्यों का विषय नहीं है। देखिए पहले तो आवाज बहुत कट रही है, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप मेरे या तो दूसरे नंबर पे मिलाइए, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये आपकी आवाज से बराबर आ रही है, हमें तो आपकी आवाज चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रवि जी अगर बात करें कि इसमें सरकार का क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सभी के लिए अच्छी बात है कि चलिए सभी को पता रहेगा, सभी जातियों को भी पता रहेगा कि हमारी पावर क्या है, हमारी जनसंख्या क्या है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर अपनी साफ स्पष्ट नीति नहीं जाहिर कर पा रही है। क्या मंशा है उसकी? नहीं, देखिए सरकार के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स आ जाएंगे और उससे वो घबरा रही है। और दूसरी बात ये है कि फिर एक ये बात बड़ी शिद्दत के साथ उठेगी कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल है ना। तो निश्चित रूप से फिर आपको विधानसभा की सीटें भी उसी हिसाब से देना पड़ेंगी, पंचायतों की सीटें भी उसी हिसाब से देना पड़ेंगी, आपको लोकसभा की सीटें भी उसी हिसाब से देना पड़ेगी, राज्यसभा में भी उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या सरकार के सामने उठ जाएगी कि जैसे ही जातिगत जो है समीकरण सामने आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ब्राह्मणों को कितना देना है, पिछड़ों को कितना देना है, SC ST को कितना देना है, आदिवासी को कितना देना है, मुस्लिम्स को कितना देना है और ईसाइयों को कितना देना है। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो उस हिसाब से लोगों की मांग उठेगी, और जब मांग उठेगी तो और जहां तक रवि जी मुझे लगता है कि ये समस्याएं सभी सरकारों के सामने आएंगी, चाहे वो किसी भी दल की हो। इसमें नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। चलिए नेहा जी जुड़ गई हैं, नेहा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं रवि जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आरक्षण और उसका पता है। यहाँ जातिगत मतगणना की अगर बात हो रही है तो बार बार आप लोगों के हर राज्य की सरकार के हाथ में दे दिया गया है कि पहले आप जातिगत उस जाति के हिसाब से बनाइए तो सही कि कौन सी जाति किसके अंदर में आ रही है, SC में कौन है, ST में कौन है और OBC कौन है। जब आप इसको तय कर लेंगे तो उसके बाद आगे मतगणना उस हिसाब से की जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन जान के गुमराह जी आपको समझ नहीं आ रही है, सिंपल बात नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है। आप आरक्षण को और जनगणना को दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। जनगणना का काम केंद्र सरकार का विषय है, आपको मालूम नहीं है। आप प्लीज कर लिख के आया करो चैनलों पर, आप लोग चैनलों पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको पर पट्टी बांधकर और कानों को बंद करके ये लोग चैनलों पे आते हैं। नेहा जी प्लीज, आप चैनलों पे समय बर्बाद मत कीजिए, अपना भी मत कीजिए और हमारा भी मत कीजिए। चाहिए जब आपने मुझे बोलने ही नहीं देना तो मैं फोन भी काट देती हूँ। जब आप पूरा बोल चुके हैं, आपको 10-15 मिनट से आप ही बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रही थी क्योंकि मेरा फोन बार बार सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। अब जब सुनाई दे रहा था मुझे करने से रखिए, 2 मिनट तो दीजिए बोलने के लिए। जब 10 मिनट आप बोल सकते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी बोलने का हक 1.5-2 मिनट तो है ही है। उसके बाद आप बोलते रहिए जितना बोलना है। चलिए रवि जी सुन लीजिए एक बार, मत कीजिए रवि जी पहले एक बार सुन लीजिए। गुमराह मत कीजिए, आप बार बार बोल रहे हैं कि जातिगत मतगणना नहीं, सरकार इसमें अपनी राजनीति कर रही है। बताइए तो सही जनता को जरा खुल के कि क्या राजनीति कर रही है सरकार। आप ये बता नहीं पा रहे, राजनीति कर रही। वही वाली बात हो गई, किसान आंदोलन में काले कानून जब पूछा जाता है काले कौन से हैं, पीले कौन से, नीले कौन से हैं, तो यहाँ वॉकआउट कर दिया जाता है
नहीं है, ये किस बात पे बोल रहे हैं? लेकिन इन्होंने विरोध के नाम पे बस विरोध करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने विपक्ष पार्टियों ने विरोध के नाम पे विरोध करना है कि जनता हमारे साथ ना हो जाए। कई जनता को समझ में आ जाए कि भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग एक वो चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं इकट्ठा होकर सारी विपक्ष पार्टियां कि ये गलत है, ये कानून जो पास किया है विधायक पास किया, ये गलत है। अरे जब संसद में बैठ के बात हुआ, आप लोगों ने इसको हस्ताक्षर किए, इसको पास करने में आपने हस्ताक्षर किए, आपके सांसदों ने हस्ताक्षर किए, तो क्या गलत है? तब आप लोगों को समझ आपके सांसदों को नहीं आती, मतलब आप बोलना चाहते कि आपके सांसद मूर्ख थे, वो मूर्ख है, उनको नहीं समझ आई और उन्होंने। चलिए नेहा जी अब एक बार रवि जी को सुन लीजिए। बिल्कुल नेहा जी अब एक बार रवि जी को सुन लीजिए। रवि जी आप रवि जी आप स्पष्ट कीजिए, हो सकता है कंफ्यूजन इसमें इसके दौरान हो रहा हो। आरक्षण का मुद्दा, जनगणना का मुद्दा, आप दोनों को पूरी तरह से पहले स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल, मैं यही इनको कहना चाहता हूं कि आरक्षण के लिए संसद में कानून पास हो चुका है, अब वो राज्यों का विषय हो गया है। ठीक है, एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया जी। अब बात हो रही है जातिगत जनगणना की। जनगणना केंद्र का विषय है और इसीलिए आप देखें बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, नीतीश जी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो वो अपनी सरकार के लोग अगर प्रधानमंत्री के पास आए हैं तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार का विषय है, इसीलिए उनके पास आए हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें जातिगत आधार पर जनगणना करवाई दीजिए, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि हमारे प्रदेश में किस जाति समाज के लोग कितने हैं, किस धर्म विशेष के लोग कितने हैं। चलिए नेहा जी अब आपकी समझ में आया। मुस्तकबिल जो है, उनका भाग्य जो है, उनका विकास जो है, उसका करने का हमको अधिकार दे दिया जाए। नेहा जी बना के तो राज्य सरकारें ही देंगी ना ब्यौरा कि मेरे राज्य में केंद्र सरकार को कौन बना के देता है? जातिगत मतगणना जब हो रही है तो केंद्र सरकार को कौन बना के देगा? राज्य सरकारें बना के देगी। जनगणना का वाकई पूरा विभाग है और इसको लेकर के बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी इस विषय को खुद गंभीरता से ले रहे हैं। जब सारी सरकारों, राज्य सरकारें, जो कुछ राज्य सरकारें हैं और जैसे विपक्ष पार्टियां भी और चलिए से भागे हैं और वो कहते हैं जातिगत मतगणना होनी चाहिए, आप जाति के आधार पे अगर लोगों को तोड़ना ही चाहते हैं तो ये बताइए आप उसमें क्या अपना नहीं, आप अपना स्पष्ट डील करिए ना। नेहा जी क्या बात कर रही हैं आप? नेहा जी आपसे सवाल कुछ किया जा रहा है, आप जवाब कुछ दे रही हैं। प्रॉब्लम यही है ना, उनको मालूम ही नहीं है वो क्या। नेहा जी मुझे लगता है आप जानकारी लेकर नहीं आई हैं पूरी। मैं इसी बात का जवाब दे रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि जातिगत मतगणना जब अभी कानून पास हुआ उस पर जातिगत मतगणना का कानून पास नहीं हुआ नेहा जी, जातिगत आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का कानून पास हुआ। जातिगत जनगणना को लेकर तमाम विपक्ष, तमाम दल आवाज उठा रहे हैं। तो उससे आप बताइए ना, आप हर किसी को जाति के आधार पे क्यों तोल रहे हैं? यही तो मेरा जो विपक्ष पार्टियां कहना चाह रही है उनसे यही तो पूछना चाह रही है। इसमें बुराई क्या है नेहा जी? इसमें बुराई क्या है कि अगर मैं किसी जाति से हूं और अगर मुझे ये पता हो कि मैं इस पूरे देश में मेरी जनसंख्या कितनी है, मेरी पावर कितनी है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? हम हिंदुस्तानी है, क्या ये काफी नहीं है? मतगणना होना तो फिर आप ये SC ST OBC, नेहा जी फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में SC ST की वकालत करने क्यों जाती है? फिर OBC की वकालत करने क्यों जाती है? आप क्यों ये OBC को लेकर कानून बनाते हैं जब किसी को कोई जरूरत नहीं है? और जब जनगणना हो रही है, मतगणना हो रही है, तो उसमें जनसंख्या मतलब ये जानने के लिए कि कितना जनगणना होने की गलत बात है कि हमारे भारतीय हिंदुस्तानी कितने हैं, लेकिन अगर आप इसे जातिगत आधार पे देखते हैं बिल्कुल बखूबी, क्योंकि नेहा जी इसकी आड़ में कई लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाता है, बहुत सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं अगर 40% हूं तो मेरी हिस्सेदारी अगर 5% है तो इसमें मेरा नुकसान है। पता नहीं कौन ने इनको भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रवक्ता बना के दिखा दिया। ले रही है
और जल्द ही बता दिया जाएगा कि ये देखिए, ये क्योंकि ऊपर का विषय है, इसमें मेरा कहना मुझे लगता है अभी मैं बिल्कुल सही नहीं है कि मैं किसी भी कंक्लूजन पे निकल के अपना कोई पर्सनल व्यू इसमें बीच में रख दूं सोच। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, ये डेफिनेटली इसको, क्योंकि जब विपक्षी पार्टियों ने इतना बड़ा बना दिया इशू, तो उस पर जरूर गंभीरता से विचार करेंगे और विचार करने के बाद 110% इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष पे निकाल के इसको सामने रखेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सरकार। चलिए रवि जी, मुझे लग रहा है कि अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन रवि जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि प्लीज जब भी आप मुझे बुलाया करें तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ऐसे लोगों को बुला लें जिनको विषय के बारे में मालूम हो। रवि जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं एक आपसे बात जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जिस तरह से पूरे विपक्ष के साथ जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि उनके कट्टर एकदम बिल्कुल माने जाते हैं, एंटी, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर के साथ में जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि बिहार में उनकी स्थिति या उनकी नैया डगमग हो रही है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार हो चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह इस बात की को बड़ी शिद्दत के साथ लोग अब मांग उठाने लगे हैं कि हमारी जितनी संख्या है उसके अनुसार हमको हमारे अधिकार मिलना चाहिए। और बिहार तो आपको मालूम है जातिगत राजनीति का बड़ा गढ़ है, और वहां पर जब ये बात उठती है तो सारे दल एक हो जाते हैं और सबको ये कहना पड़ता है कि हाँ हमको देखना पड़ेगा कि हमारे ओबीसी के लोग कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं। बिल्कुल, और इसमें सभी लोग आएंगे, इसमें सामान्य भी आएंगे, इसमें ओबीसी के भी आएंगे, सब लोग आएंगे। अगर गणना हो जाएगी बिल्कुल, तो उस आधार पर उनको हम आरक्षण भी दे सकते हैं, उनको सुविधाएं भी दे सकते हैं, उनके हिसाब से हम योजनाएं भी ला सकते हैं। सही बात। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, ऐसा काम हो जाएगा जिससे सभी को फायदा होगा। इसीलिए सारे दल जो हैं वो मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास गुहार लगाने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने सारे लोग, साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ में बीजेपी की सरकारें भी हैं, क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर दबाव में आ सकती है या फिर इस विषय पर सोचने को मजबूर होगी कि ये वाकई कराना सही है, उचित है और ये होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। और जब नीतीश बाबू जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, जब वो स्वयं पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो इसके वास्तव में ऐसे पहलू हैं जिससे कि देश को, समाज को, जातियों को फायदा हो सकता है, तो निश्चित रूप से उनको इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक बात और जानना चाहूंगा, क्या जिस तरह से जो जनसंख्या निर्धारित होगी उसमें लोगों की हिस्सेदारी बढ़ने से, यानी कि किस जाति के लोग ज़्यादा हैं क्या है, ये घटने बढ़ने के असर से मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर क्या वाकई असर पड़ेगा? और निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से लोगों की डिमांड क्रिएट होंगी कि भाई हम ओबीसी के लोग अगर हम 51% हैं या 52% हैं तो हमको उस आधार पर जो है सुविधाएं मिलना चाहिए, जो योजनाएं हैं उस हिसाब से बनना चाहिए, जो राज्य का बजट है उस पर व्यय हमको उस हिसाब से होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मांग तो उठेंगी, नई चीजें पैदा होंगी। और जो जिस तरह से रवि जी पुरानी जो परंपरा चल रही है, जो जातिगत आधार पर जो टिकट देना या जातिगत समीकरण सेट करना, उन समीकरण को भी इससे प्रभाव पड़ेगा? नहीं दिनेश जी, मैंने पहले कहा कि फिर वो सब चीजें उठेंगी कि हमको लोकसभा में कितनी सीटें चाहिए, हमको राज्यसभा में कितनी सीटें चाहिए, हमको विधानसभाओं में कितनी सीटें चाहिए, हमको पंचायत के लेवल तक कितनी चाहिए, ये सब चीजों की मांग उठेगी और उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शालिनी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर के मांग उठ रही है, तमाम विपक्ष के नेता, तमाम दल आज एक
डेलीगेट गया था, जो जाकर के प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपने सारे तथ्य उनके सामने रखे और साफ तौर पर उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि इस जनगणना को लेकर के अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर किसी विशेष प्रकार का कोई ऐसा अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक फॉर्म और शामिल कर लिया जाएगा जिसमें कितनी जनसंख्या है उसका आकलन भी साफ तौर पर हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को सरकार संभालती है और विपक्ष किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लगातार उठाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।